नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार एक बार फिर से मैं आपका मेरे MKIT एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाली कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल की क्लास में हमने जाना था आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया हमारा जो हार्डवेयर चल रहा था, हार्डवेयर में हमने CPU यूनिट के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ लिया। और आज हम हार्डवेयर की अंतिम और लास्ट यूनिट है जो हमारी स्टोरेज यूनिट के नाम से जाने जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेमोरी के बारे में। दोस्तों चलो चर्चा करते हैं क्या मेमोरी क्या होती है और क्या इसके काम वगैरह होते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है मेमोरी। यह कंप्यूटर सिस्टम में एक स्थान होता है, अर्थात यह कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पेस होता है जहां डेटा एवं जानकारियों को आवश्यकता के अनुसार अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। साधारण रूप से कहने का मतलब यह है कि यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हमारी जो भी जानकारी या जो भी डेटा या हमारी जो भी सूचना होती है उनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम किसी को डेटा को हमें परमानेंट रूप से रखना है तो उसे हम अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। अगर हम किसी डेटा को टेम्परेरी रूप से या कुछ सीमित समय के लिए उसको स्टोर करना चाहते हैं उसे हम अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी का मतलब तात्पर्य है कि हमारे कंप्यूटर या हमारा जो भी इनपुट इलेक्ट्रिक डिवाइस है हम उसके स्पेस से संबंधित चर्चा करेंगे इस मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें चलते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, इसके क्या काम वगैरह होते हैं, देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डेटा को बाइनरी डिजिट, अर्थात हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा हम इनपुट या आउटपुट के रूप में देते हैं वो किसके रूप में स्टोर होता है या किसके रूप में प्रोसेस किया जाता है, वो बाइनरी डिजिट के रूप में तो स्टोर किया जाता है, अर्थात बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में ही उसको कंप्यूटर हमारा जो डेटा उसको किस रूप में मैनिपुलेट करता है, अर्थात किस रूप में काम में लेता है, उसको बाइनरी डिजिट के रूप में काम में लेता है। हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर उसको कोड एनकोडिंग की मदद से बाइनरी डिजिट के रूप में काम में लेता है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में प्रोसेस किया जाता है, इसलिए बिट को मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट। जैसे 0 बिट हो गया, 1 बिट हो गया, तो जो बाइनरी डिजिट में जो बिट है उसको मेमोरी की सबसे छोटी से छोटी इकाई कहा जाता है। एक स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित किए जाने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को संग्रहण क्षमता कहा जाता है, अर्थात जैसे कोई भी स्टोरेज डिवाइस है उसके द्वारा अधिकतम से अधिकतम जितनी मात्रा उसके द्वारा संग्रहण की जा सकती है, अर्थात जितना डाटा अधिकतम से अधिकतम डाटा संग्रहण किया जा सकता है उस डेटा के आधार पर उस मेमोरी या उस मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस को उसकी संग्रहण क्षमता, जितनी मात्रा वो स्टोर कर सकता है वो इसकी संग्रहण क्षमता कहलाती है। अब जान लेते हैं मेमोरी डिवाइस के यूनिट से कुछ जो इसकी संग्रहण क्षमता की जो साइज है, जो इकाइयाँ दी हुई है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे छोटी हम चर्चा करते हैं स्टार्टिंग से, सबसे शुरू करते हैं। बिट आता है, बिट के बाद में आता है बाइट, बाइट के बाद में आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में हम चर्चा करते हैं टेराबाइट की, टेराबाइट के बाद में हम चर्चा करते हैं पेंटाबाइट की, पेंटाबाइट के बाद में हम चर्चा करते हैं एटाबाइट की, एटाबाइट के बाद की हम चर्चा करते हैं जेटाबाइट की, जेटाबाइट के बाद में हम योटाबाइट, फिर प्रोंटोबाइट, फिर जीपोबाइट, जो लेटेस्ट अब तक सबसे हाईएस्ट जो हमारी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी वो जीपीबी या जेपेटोबाइट होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ये क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम इसके बारे में अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारी कुछ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, जो मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसमें कितने होते हैं। हमारी मेमोरी की सबसे जो छोटी डिजिट है, जो सबसे छोटी इकाई स्टोरेज यूनिट की, स्टोरेज यूनिट की सबसे छोटी इकाई बोल दो या सबसे छोटी यूनिट, वो क्या है, बिट। जो हमारी बिट होती है वो हमारी मेमोरी कार्ड की या हमारा जो स्पेस होता है या जो हमारी जो भी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई या सबसे छोटी से छोटी साइज होती है, वो बिट में ली जाती है। 4 बिट किसके बराबर, अगर 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं, 8 बिट या 2 निबल, 2 निबल बोल दो या 8 बिट, तो 4 बिट के बराबर एक निबल होता है, तो 2 निबल के बराबर कितने हो गए, 8 बिट। 8 बिट या 2 निबल से मिलकर 1 बाइट की साइज का निर्माण होता है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं, और 1024 किलोबाइट से मिलकर 1
मेगाबाइट या 1 MB का निर्माण होता है। अर्थात 1 MB में 1024 किलोबाइट होते, 1024 किलोबाइट बोल दो या 1024 इंटू 1024 बाइट भी हम बोल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 GB का निर्माण करते हैं या 1 GB का निर्माण करते हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 TB या 1 TB का निर्माण करते हैं। 1024 टेराबाइट, 1024 TB या 1024 टेराबाइट मिलकर 1 PB या 1 पेंटाबाइट का निर्माण करते हैं। 1024 पेंटाबाइट या 1024 PB मिलकर 1 TB या 1 एक्जाबाइट का निर्माण करते हैं, हेक्साबाइट का, जिसको हेक्साबाइट भी बोलते हैं। फिर 1024 EB या 1024 हेक्साबाइट मिलकर 1 जेटाबाइट का निर्माण करते हैं। 1024 जेटाबाइट मिलकर 1 योटाबाइट का निर्माण करते हैं। 1024 योटाबाइट से मिलकर 1000 ब्रोंटोबाइट का निर्माण होता है। 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर एक GPB या 1 जीपोबाइट का निर्माण करते हैं। यह है जो हमारी कुछ स्टोरेज डिवाइसेज है, उनकी क्षमता है जो अलग अलग MB और KB के अंदर चीज़। अब जब जो दोस्तों हम हमारा जो वर्तमान में हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो भी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं तो हम कितना सोचते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक सोचते हैं, हम टेराबाइट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB 2 TB 3 TB हार्ड डिस्क के बारे में भी सोचते हैं। बट वर्तमान टाइम में 1 TB से भी बढ़कर अनेक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस आ रही है, अर्थात अत्यधिक क्षमता में डाटा को स्टोर करने के लिए आ रहे हैं। अब एक जीपाबाइट की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें कितने TB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो अगर हमारा राजस्थान की लगभग डेटा को हम 1 जीपाबाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इतनी क्षमता के आजकल वर्तमान में मार्केट में या प्रचलन में डिवाइसेज चल रही है। अब ये जो डिवाइसेज है आजकल, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछकर एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन। अब इनको जो बाइनरी डिजिट है 2 की पावर 10 या 1000 बाइनरी बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं। 2 की पावर 20 या 1000 की पावर 2 से मिलकर इतनी बाइनरी डिजिट, मतलब ये इनकी बाइनरी के अंदर कैपेसिटी दी हुई है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी मेमोरी होती है, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, मेमोरी किस तरह से कार्य करती है, उन सब के बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अगली स्लाइड। अब जानते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया गया, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी से हमारा तात्पर्य हो गया आंतरिक मेमोरी, और ये हो गई बाह्य मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इंटरनल मेमोरी को भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया। एक तो हो गई इसकी कोर मेमोरी, एक हो गई सेमीकंडक्टर मेमोरी जो IC चिप से मिलकर या सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। अब सबसे पहले कोर मेमोरी, यहाँ तक कोर मेमोरी में आगे कोई प्रकार नहीं था। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर मेमोरी को भी 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं, और एक हो जाती है कैश मेमोरी। मुख्य मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम का मतलब हो गया रीड ओनली, रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो एस रैम होती है, एक डी रैम होती है, अर्थात स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। और रोम का मतलब हो गया पी रोम, अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हम चर्चा करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया, जो इनमें सबसे पहले होगी मैग्नेटिक मेमोरी, फिर ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। अब मैग्नेटिक मेमोरी में मुख्यतः 2 मेमोरी होते हैं, एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस, मतलब एक्सेस के आधार पर एक डायरेक्ट। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब हो गया लाइन बाय लाइन एक्सेस या क्रम से एक्सेस किया जाता है। मतलब इस मेमोरी को लाइन बाय लाइन ही पढ़ा जाता है, अर्थात अचानक हम जहां हमारी मर्जी हो वहां से उसको रीड नहीं कर सकते। और डायरेक्ट एक्सेस से तात्पर्य गया ऐसी मेमोरी जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अर्थात मेमोरी के किसी भी पार्ट से या किसी भी यूनिट से उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का सबसे ताज़ा उदाहरण आज के टाइम में आप देख सकते हो मैग्नेटिक टेप। जो पुराने टाइम में हमारी जो टेप वगैरह होती थी, उसमें जो टेप टाइप में जो कैसेट आती थी, तो उसमें क्या रील डलती। तो अब उसमें हम ऐसा तो नहीं है कि चलते जैसे 1 नंबर सॉन्ग प्ले के लिए 2 नंबर के लिए, उसमें हमको क्रम बाई क्रम सॉन्ग को ही सुनना पड़ता था। अब वर्तमान में जो हमारे जो अनेक डिवाइसेज या जो मेमोरी यूनिट आ रही है, उसमें हम कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, कोई सा भी
MP3 सॉन्ग या जो भी वीडियो वगैरह जो भी प्ले है हम कहीं से भी कौन सा भी प्ले कर सकते हैं। पुराने टाइम में जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें हमें सीरियल बाय सीरियल ही उसको प्ले करना पड़ता था। ठीक है, डायरेक्ट एसएस में हमारी आ गई फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फिर चलते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अर्थात प्रकाशीय डिस्क, जिसमें से पहला उदाहरण है CD, फिर आ जाता है DVD, फिर आ जाता है PRD। CD का अर्थ हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और BRD का मतलब हो गया ब्लू रे डिस्क। अब CD को भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें CD रोम हो गया, CD-R या W रोम हो गया और CD-RW। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम इस मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं। फिर आ जाती है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला हो गया मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD। आजकल जो हमारा हार्ड डिस्क है इसका स्थान धीरे धीरे कौन ले रहा है? SSD। जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका स्थान SSD ले रहे हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क की तुलना में SSD की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक होती है और साइज में भी SSD हार्ड डिस्क से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमने जितना भी ये मेमोरी के टाइप देखे हैं उन सभी के बारे में विस्तारपूर्ण एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अब जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट होगा इंटरनल मेमोरी। सबसे पहले हम जानेंगे आंतरिक मेमोरी के बारे में, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होती है, अर्थात हमारे कंप्यूटर में लगी हुई आती है, जिसको हम बाहर से नहीं डालते, हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, उसको आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाली मेमोरी को कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। अर्थात हम जब भी कंप्यूटर सिस्टम को खरीद कर लाते हैं तो इसके अंदर जो पहले से लगी हुई जो इंटरनल मेमोरी या जो पहले से लगी हुई मेमोरी होती है उसको इंटरनल या आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, हमारे कंप्यूटर में जो भी इंटरनल मेमोरी है उसका उपयोग सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है, न कि डेटा के स्टोरेज हेतु। डेटा स्टोरेज के हेतु तो हम लगभग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी बोल दो या एक्सटर्नल मेमोरी बोल दो, भाई ये जो मेमोरी होती है उसका उपयोग हम करते हैं। इंटरनल मेमोरी का सबसे मेन यूज इंटरनल मेमोरी का प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अर्थात जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं डेटा प्रोसेसिंग हेतु किस मेमोरी का यूज किया जाता है, आप वहाँ पे देते हैं इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो उसमें आपको क्या चूज करना है? इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को ही आपको चूज करना है। अर्थात डेटा प्रोसेसिंग हेतु इंटरनल मेमोरी का यूज किया जाता है, या यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसे डेटा प्रोसेसिंग हेतु तत्काल एक्सेस किया जा सकता है। अर्थात हमारे कंप्यूटर को जो भी डेटा चाहिए वो उसको तुरंत इस मेमोरी से वो कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। इस मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी से तुरंत हमारा कंप्यूटर जो उसको रीड कर सकता है। अब चलते हैं किस प्रकार मेमोरी। सबसे पहले हमारा लगा हुआ था CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर के बाद में हमारी जो होती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी के बाद में आती है हमारी मेन मेमोरी और हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये CPU रजिस्टर हमारा लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया और ये लेवल 3 हो गया। अब ये क्या है? स्थिर का मतलब है ये CPU एक्सेस फास्ट, मतलब CPU सबसे ज़्यादा एक्सेस, सबसे फास्ट CPU किसको एक्सेस करता है? जो CPU रजिस्टर है उसको सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर सकता है। फिर जो हमारी कैच मेमोरी है उसको उसके बाद में सबसे तेज़ी से रीड कर सकता है। फिर उसके बाद में मेन मेमोरी को रीड कर सकता है और उसके बाद में सेकेंडरी को रीड करता है। अर्थात जो हमारा CPU है वो सबसे तेज़ गति से CPU जो रजिस्टर है उसको रीड करेगा, फिर उसके बाद में कैच मेमोरी को रीड करेगा और उसके बाद में मेन मेमोरी को रीड करेगा और उसके बाद में वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी को रीड करेगा। अर्थात साधारण शब्दों में कहा गया जाए तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया गया है ये CPU का जो एक्सेस है, अर्थात जो CPU को हम रीड करते हैं उसका फास्ट टू स्लो डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली लाइन में। अब अगली लाइन में हम जानेंगे हमारी जो अगली मेमोरी है वो है इंटरनल मेमोरी का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? कोर मेमोरी। यह कोर मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। एक कंप्यूटर की मेमोरी जो बड़ी संख्या में मेमोरी सेल से निर्मित होती है। अब जो हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उनमें वो छोटी छोटी विभिन्न मेमोरी सेल्स, अर्थात उनमें विभिन्न मेमोरी के छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, छोटे छोटे इंटरनल पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर एक बड़ी मेमोरी का निर्माण किया जाता है। ये जो कोर मेमोरी होती है ये एक बड़ी संख्या में, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो छोटे छोटे मेमोरी सेल होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक सेल एक प्रकार, अर्थात जो हमारी मेमोरी के जो इंटरनल मेमोरी के जितने भी जो सेल होते हैं प्रत्येक सेल एक समय में केवल एक बिट को स्टोर करने में सक्षम होता है। अर्थात जो हमारा जो मेमोरी सेल होता है उसका एक सेल है वो सिर्फ एक समय में केवल एक बिट को स्टोर कर सकता है, तो इसे कोर मेमोरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कोर मेमोरी में रिंग या टोरॉइड्स होती है तथा इसे मैग्नेटिक कोर भी कहा जाता है। ये इस नहीं है, ये इसे है। हमारी जो कोर मेमोरी होती है उसमें रिंग्स या वलय बनी होती है जिसे हम टोरॉइड्स भी कहते हैं होती है, तथा इस मेमोरी को मैग्नेटिक कोर भी कहा जाता है। हमारी जो कोर मेमोरी है उसको मैग्नेटिक कोर भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगली हम चर्चा करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी या
इंटरनल मेमोरी का ही अगला पार्ट हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी, या डायरेक्ट हम इसको बोलते हैं आईसी से, जो आईसी से बनी हुई मेमोरी होती है उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी बना कहा जाता है। एक मेमोरी जो सेमीकंडक्टर आईसी से निर्मित होती है, जो हमारी जो आईसी चिप है उससे जो मेमोरी बनी होती है उससे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। अर्थात जो वर्तमान में हमारा जो मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, छोटी छोटी आईसी से मिलकर बनी होती है, उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी एक डिजिटल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अर्थात सेमीकंडक्टर मेमोरी का यह एक डिजिटल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल डेटा को स्टोर करने हेतु किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है? एक डिजिटल सेमीकंडक्टर डिवाइसों से मिलकर बनी होती है तथा इसका उपयोग डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी के बाद में इसमें इंटरनल मेमोरी में हमारा अगला पार्ट आता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर की जो आंतरिक मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट जो मेमोरी आती है उसको कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है, और जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग हेतु किया जा सकता है। अर्थात हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो हम जो भी इनपुट वगैरह प्रदान करते हैं वो हमारे जाके प्राइमरी या मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और वहाँ से कंप्यूटर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राइमरी मेमोरी से उन डेटा को एक्सेप्ट करता है तथा उनको प्रोसेस करता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली नेक्स्ट लाइन के अंदर। मेन मेमोरी में अगली लाइन है, यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। मतलब सीधी इस भाषा में कहने की बात यह है कि जो मेन मेमोरी होती है उसको कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अर्थात मेन मेमोरी में से किसी भी डाटा को अगर कंप्यूटर को लेना है तो उस डाटा के लिए कंप्यूटर को हमारी या मानो कि यूजर कंप्यूटर को चला रहा है तो उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कंप्यूटर है जो मेन मेमोरी या हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है तो उसको डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट रीड कर सकता है। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी या जो मेन मेमोरी है जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिनके बारे में ये चर्चा करते हैं कौन कौन सी होती है, क्या होते हैं। जिसमें सबसे पहली मेमोरी आती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रैम एक प्राइमरी मेमोरी, हमारी जो कंप्यूटर की इंटरनल या मेन मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है उसका ही एक भाग होता है जहाँ डेटा को मैनिपुलेट या प्रोसेस किया जाता है। अर्थात रैम के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसको मैनिपुलेट अर्थात डेटा में हेर फेर या जो बदलाव किया जाता है या जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होती है? हमारी रैम में होती है। तभी तो हम आज के टाइम में देखते हैं हमारा मोबाइल लेते हैं, इसकी रैम कितनी है, ज़्यादा रैम का दो, क्यों जब भी ज़्यादा रैम का मोबाइल हो गया, रैम जितनी अच्छी होगी वो चीज़ परफॉर्मेंस करने में वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी या उसकी जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है वो उतनी अच्छी होगी। ठीक है, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अर्थात ये रैम की फुल फॉर्म होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि चिप पर उपलब्ध किसी भी लोकेशन को रेंडमली सिलेक्ट किया जा सकता है। अर्थात में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी, इस मेमोरी में जो भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर रेंडमली या सीधे डायरेक्ट बिना किसी यूजर की परमिशन के डायरेक्ट उस डाटा को सीधा एक्सेस कर सकता है। इसलिए यही इसका कहने, इस लाइन का कहने का मतलब है, क्योंकि इस चिप पर, मतलब चिप का मतलब क्या हो गया, रैम पर उपलब्ध किसी भी लोकेशन को, अर्थात किसी भी लोकेशन है जहाँ कहीं भी जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर डायरेक्ट रेंडमली सिलेक्ट कर सकता है तथा इसका यूज डाटा को सीधे लिखने या प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। अर्थात रैम में जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और डायरेक्ट उसके अंदर प्रोसेस वगैरह कर सकता है। रैम को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। हमारी जो रैम होती है उसको कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, जिसका कारण यह है क्योंकि यह लगातार पावर सप्लाई पर निर्भर करती है तथा इसकी सामग्री पावर सप्लाई खत्म होने के बाद डिलीट हो जाती है। साधारण भाषा में कहने का मतलब यह होता है कि ये जो रैम होती है हमारे कंप्यूटर में वो अस्थायी होती है। अगर हमारे कंप्यूटर में एक बार लाइट चली गई तो हम जो भी कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य वहाँ से स्टार्ट ना होकर वो वापस जीरो से स्टार्ट हो जाए। अर्थात रैम में किसी कार्य को करने के लिए उसमें लगातार पावर सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात इसमें जो भी सामग्री है उसको डिलीट होने से बचाने के लिए हमें लगातार पावर सप्लाई देना जरूरी है। अगर हमारे अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हमारी लाइट जो भी अचानक चली जाए तो हम जो भी हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे थे वो कार्य वहीं का वहीं बंद हो जाता है और फिर हमको वापस उस काम को स्टार्टिंग से करना पड़ता है। ठीक है, इस आधार पर रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट की में। अब हमारी जो रैम है वो कितने प्रकार की होती है? रैम को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। एक होगी हमारी एस रैम और एक हमारी होगी डी रैम, जिसकी मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एस रैम और डी रैम की फुल फॉर्म। एस रैम का मतलब हो गया स्टैटिक रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब हो गया डायनामिक
रैम अर्थात डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम और डी रैम के बीच में हम तुलना कर लेते हैं। एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो हमारी एस रैम होती है वो बढ़िया क्वालिटी की होती है। जो डी रैम की तुलना में एस रैम बढ़िया क्वालिटी की होती है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले हमारे देखते थे जो हमारे पुराने कंप्यूटर होते थे उसको वो धीरे धीरे कुछ समय चलने के बाद वो धीरे धीरे स्टक होने लग जाते थे, अर्थात हैंग होने लग जाते थे, अटकने लग जाते थे, तो उनको क्या बार बार रिफ्रेश करने की होती है। तो वर्तमान में जो हमारी डी रैम है, जो इसको नियंत्रित अंतराल के बाद रिफ्रेश किया जाता है। हमारे जो मतलब डी रैम का तात्पर्य क्या हो गया, हमारे जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें हमने देखते थे कि हमको नियमित अंतराल के बाद बार बार उस कंप्यूटर को या सीपीयू को या हमारा जो डेस्कटॉप है उसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता था। एस रैम डी रैम की तुलना में फास्ट होती है, अर्थात अगर ये डी रैम की तुलना में फास्ट है तभी तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात रिफ्रेश करने की कम जरूरत होती है फास्ट होने के कारण ही। अब जो हमारी जो डी रैम होती है वो एस रैम की तुलना में धीमी होती है, इसीलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब हमारी जो एस रैम है इसका उपयोग मुख्यतः कैच मेमोरी में किया जाता है। हमारी जो कंप्यूटर की कैच मेमोरी है जिसको जो सीपीयू के सर्वाधिक नज़दीक होती है, उस मेमोरी में एस रैम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस मेमोरी को कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस सबसे पहले उस मेमोरी को कंप्यूटर एक्सेस करता है, इसलिए एस रैम का उपयोग कैच मेमोरी में किया जाता था। हमारी जो डी रैम है उसका उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में किया जाता है। तो एस रैम है उसका उपयोग कैच मेमोरी में किया जाता है और जो डी रैम है उसका उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में किया जाता है। जो हमारी एस रैम है वो सामान्यतः थोड़ी जो डी रैम की तुलना में महंगी होती है और जो हमारी जो डी रैम होती है वो सामान्यतः थोड़ी एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। जो एस रैम है उसको कम पावर का उपयोग तथा कम ताप उत्पन्न करती है। जो हमारी एस रैम है वो उसको कम पावर की आवश्यकता अर्थात कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और जो हमारी एस रैम है वो गर्म भी कम होती है अर्थात कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। और जो हमारी डी रैम है उसको ज़्यादा मतलब अत्यधिक लाइट की आवश्यकता होती है तथा अत्यधिक मात्रा में वो गर्मी उत्पन्न या हीट उत्पन्न करती है। तो इस आधार पर हमने जाना कि हमारी जो रैम के बारे में हमने पढ़ा, रैम क्या होती है, रैम किस प्रकार से कार्य करती है और रैम के जो दो पार्ट्स है एस रैम और डी रैम के बारे में हमने जाना। एस रैम का मतलब हो गया स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब हो गया डायनामिक रैम। उसकी फुल फॉर्म आपको याद रहना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब एस रैम जो रैम होती है उसके बारे में हम दो अलग अलग इसके और रैम भी उसके बारे में आती है, उसके बारे में जो रैम से संबंधित दो आपको फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। एक होती है एच डी रैम और एक होती है डी डी आर रैम। एच डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी डी आर रैम का मतलब हो गया डबल डेटा रेट, मतलब डबल डेटा रेट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों फुल फॉर्म आपको हर हाल में याद रखना जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एस रैम हो गया एसिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी डी रैम हो गया डबल डेटा रेटेड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला हम चर्चा करते हैं रोम के बारे में। रोम किसे कहता है? रोम की फुल फॉर्म में रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें हम कुछ भी चेंजमेंट या कर सकते हैं। रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो स्थायी रहता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, अर्थात क्योंकि इसमें उपलब्ध सामग्री पावर सप्लाई के बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होती है। अगर हमारी लाइट भी चली जाए तो हमारे रोम में जो प्रोग्राम लिखा गया वो डिलीट नहीं होता है। जैसे आपको साधारण शब्दों में मैं समझाऊँ तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे हम हमारे कंप्यूटर, अगर हमारा डेल का कंप्यूटर तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वहाँ पे डेल नाम लिखा जाता है, अगर लेनोवो का कंप्यूटर लेनोवो लिखा जाता है, एसर का है तो एसर लिखा जाता है। कोई भी जो भी हमारा कंप्यूटर वो एसर बार बार लाइट जाने के बाद भी वो कहाँ से आए, क्योंकि वो रोम में लिखा गया है, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इस आधार पर कहा जाता है कि रोम है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि उसमें जो भी डाटा होता है वो अगर बीच में लाइट भी चली जाए तो वो बंद नहीं होता था, डिलीट नहीं होता है। रोम एक स्थायी बिल्ट इन की मेमोरी होती है। बिल्ट इन का मेमोरी तो ये कंप्यूटर में पहले से लगी हुई मेमोरी होती है जिससे कंप्यूटर का निर्माण करते समय बनाया गया जाता है। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी का रिमोट, वो कंपनी अपने बारे में जो भी उसकी लैपटॉप ऑन करता है, डेल का हो गया, लेनोवो का, जो भी लैपटॉप उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो किस में लिखी होती है, वो रोम में तो लिखी होती है। हम उसको बदल थोड़ी सकते हैं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं जो डेल का नाम आ रहा तो उसकी जगह हमारा नाम आ जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बार लिखी जा चुकी है और उसको कंप्यूटर का निर्माण करते समय उसको बनाया गया है। रोम के अंतर्गत उन निर्देशों के सेट को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं। अर्थात हमारी जो रोम होती है उसमें उस डेटा सेट को लिखा जाता है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, जो कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस है ना, ये कि कैसे काम करेगा या
किस प्रकार से काम करेगा, उस प्रकार के जो उसके निर्देश है, जो कमांड है उनको लिखने, उनको रोम के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। अर्थात वो लाइट जाने के बाद में या पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद में भी वो डिलीट नहीं होते। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा लिखा गया हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, अर्थात उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है क्योंकि एक यूजर रोम में उपलब्ध डाटा को चेंज या इरेज नहीं कर सकता, अर्थात इस डाटा में हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, या इरेज का मतलब हम उस डाटा को मिटा नहीं सकते हैं। अब हमारी जो रोम है उसके अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम, जो पहले से बिल्ट इन प्रोग्राम है, रोम में मुख्यतः 2 प्रोग्राम आते हैं, जिसमें सबसे पहला है बायोस और उसके बाद में आता है फर्मवेयर। बायोस का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फर्मवेयर डायरेक्ट प्रोग्राम हो गया। अब इन सब के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और जो मेरे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है अगर वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी कंप्यूटर की तैयारी आसानी से हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अगर इंटरेस्ट लेके या समझ के साथ अगर समझेंगे तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको रटना चाहें तो हम बिल्कुल भी नहीं रट सकते। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हो तो आप मेरे क्लासेज को या मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें। मुझे भी बताएं कि आपको मेरा मैटर कैसा लग रहा है या मेरी क्लासेज कैसी लग रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।